पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर दिया बयान। हापुड़ जनपद का मॉडल रेलवे स्टेशन हुआ हाईटेक। यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई की सुविधा, ऑनलाइन टिकट के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। रामलीला ग्राउंड में वैक्सीनेशन सेंटर की अव्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना मास्क के दिखे लोग। डासना पुराने टोल टैक्स के पास बस डिवाइडर से टकराई। मसूरी थाना क्षेत्र के पुराना डासना टोल टैक्स का मामला, स्थानीय लोगों ने बस से यात्रियों को निकाला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका। बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें फिर तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद होने वाली इस मुलाकात को प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठी चर्चा पर अंतिम मोहर लगाने की बात मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ के विभाग भी बदले जाएंगे। वहीं सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करने को लेकर 4 मनोनीत होने वाली एमएलसी की सीटों पर भी चर्चा होगी। फिलहाल मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मुलाकात किस और किन मुद्दों पर हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। और आपको बता दें, ये सियासी अटकलें इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। अब किस दिन विस्तार होना है, इस पर मुख्यमंत्री योगी ही मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। इसके अलावा बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में बसपा, कांग्रेस और सपा तीनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। और माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद, जो योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वही कायस्थ समुदाय को साधने के लिए ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। दरअसल यूपी सरकार में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण को इनके जरिए साधा जाए। हापुड़ पहुंचे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता कर जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करने का बयान दिया। साथ ही 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10 से 15% आरक्षण दिया जाए। केसी त्यागी ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल आज सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में जबरन नहीं। लोगों को इंसेंटिव दीजिए, 2 बच्चे होंगे, आप एक काम कीजिए, 10-15% का आरक्षण कर दीजिए। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, प्रमोशन और सरकारी जितनी भी सुविधा है उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके 2 बच्चे हैं, आप देखना यहाँ से कटकर देवरिया तक लाइन लग जाएगी। जबरदस्ती के हम खिलाफ है।
यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हम समर्थन नहीं करते। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हापुड़ पहुंचे और केसी त्यागी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन न करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, सरकारी ठेकों में 10 से 15% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा केसी त्यागी ने यह भी कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करना सभी की मांग है। इस समय जनसंख्या का विस्फोट विश्वव्यापी है। जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन संजय गांधी स्टाइल में नहीं। लोगों को इंसेंटिव दीजिए कि 2 बच्चे होंगे। आप एक काम कीजिए कि 10 से 15% का आरक्षण कर दीजिए। सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, प्रमोशन और सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएंगी जिनके 2 बच्चे हैं। जबरदस्ती के हम खिलाफ है, ऐसा कहना है केसी त्यागी का। आपको बता दें कि जब से यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का ऐलान किया है, तभी से ही अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे धर्म के एंगल से भी देख रहा है। और इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि हम यूपी के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जनसंख्या नीति लाने का फैसला किया है। आपको ताज्जुब होगा कि किसी भी जो आपके हापुड़ की जो म्यूनसिपलिटी है उसका जो 4th श्रेणी कर्मचारी है, जाके शाम को पता भी लगा लें, उसकी आमदनी किसान से ज़्यादा है। केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं रूपाला जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, उन्होंने पिछले सत्र में पार्लियामेंट में कहा है कि एक किसान परिवार की महीने की आमदनी 8,000 रुपये महीना है। जो 4th क्लास एम्प्लॉई है नगर निगम का, उसकी आमदनी ज़्यादा है। और 52% किसान ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी सरकारी संस्था का या मनी लेंडर्स का, जिनको सूदखोर आप बोलते हैं मालूम, उनका किसी न किसी रूप में कर्जा ना हो, जिसकी वजह से ही ये आत्महत्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इंसेक्टिसाइड बढ़ गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए हैं, लिहाजा किसानों के भी फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। मेरा किसान आंदोलन करने वाले किसान नेताओं से आग्रह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय अब वो लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये भी मांग जोड़े। तो लेकर के कई तरह की बीमारियां भी इस समय फैल गई। गेहूँ और हापुड़ जनपद का मॉडल रेलवे स्टेशन हाईटेक हो गया है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सुविधाओं को पीछे छोड़ अब मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई की सुविधा के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो यात्री पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण रेल मार्ग, टिकट और अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाया करते थे, अब वे यात्री वाईफाई की मदद से कोरोना काल में ट्रेनों के मार्ग, ऑनलाइन टिकट और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। वही हाईटेक सुविधा प्रदान करने पर यात्रियों ने रेल मंत्रालय का धन्यवाद भी किया है। लॉकडाउन से पहले भी हमारे यहाँ ये वाईफाई की सुविधा चल रही थी, जो लॉकडाउन के बाद भी चल रही है। और प्लेटफार्म पे कोच गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे कि यात्रियों को पता चल जाए कौन सा कोच की पोजीशन क्या रहेगी, जिससे उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो, पहले ही अपनी स्थिति में पहुंच जाता है और अपना कोच में आसानी से पहुंच जाता है। और आपका डिस्प्ले वगैरह लगी हुई है प्लेटफार्म नंबर 1 पर, उसमें हमारे गवर्नमेंट के ऐड वगैरह आते रहते हैं। और यहाँ पे वाईफाई की सुविधा बहुत अच्छी है और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और रेल मंत्री की बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे और नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो यात्रियों के लिए और नेट वाईफाई की भी सुविधा है और लोग टिकट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छा है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र के सुल्लामल रामलीला ग्राउंड मैदान में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का रत्ती भर भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग लंबी लाइनों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लगे हुए हैं। ये हाल गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित रामलीला ग्राउंड का है, जहां पर भारी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर ये सारे सभी दावे धरातल पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के भी एक साथ इतनी भीड़ को वहां पर खुलेआम देखा जा सकता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरह से वहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। ना लोगों ने मास्क पहना हुआ है और ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये लापरवाही कोरोना को न्योता दे सकती है। तो वैक्सीन लगवाने जरूर जाइए, लेकिन वहां पर भी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, नहीं तो जब आप घर जाएंगे तो कोरोना को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड मैदान में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। प्रशासन चाहे लाख दावे क्यों ना कर ले कि हम गाइडलाइंस का लोगों से पालन करा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने तो अपने चेहरों पर मास्क भी लगाना जरूरी नहीं समझा है। ऐसी लापरवाही कोरोना को न्योता दे सकती है। तो रामलीला ग्राउंड में वैक्सीनेशन सेंटर की अवस्था देखने को मिली है। सर, सबसे बड़ी जो ये अव्यवस्था आप आज देख रहे हैं, इसका सबसे मुख्य कारण है यहाँ मेन ऑपरेटर जो अपडेट करता है, रजिस्ट्रेशन करता है लोगों का, जो स्लॉट लेकर आते हैं लोग या बिना स्लॉट के भी आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मेन ऑपरेटर करता है लैपटॉप के द्वारा। हमने कई बार लैपटॉप के लिए CMO को, CMS को बोला है, लेकिन यहाँ कोई लैपटॉप लेकर उन्होंने आज तक नहीं भेजा है। ऐसी स्थिति में जो अव्यवस्था होती है और स्टाफ की कमी होती है, तो अव्यवस्था होना अपने आप में लाजमी है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है स्टाफ की कमी का कारण, ना ही यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां एक तरफ लॉकडाउन के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की बकरा ईद को आगामी 21 तारीख को पूरे देश में मनाया जाएगा, वहीं बकरे की कुर्बानी के लिए लोग बाजारों में जाने से बचने के लिए कुछ वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन बकरे को खरीदने के लिए रुख कर रहे हैं। लेकिन आप सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल भी सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर आपको ठग सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों में आपको हजारों रुपए का चूना लगा सकते हैं। जहां एक तरफ सोशल वेबसाइट पर बहुत कम दाम में आपको बकरे की खरीद के लिए फोटो उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि लोग जल्द ही साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो 21 जुलाई को पूरे देश में बकरा ईद मनाई जाएगी। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन बकरा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। कुछ मिनटों में ही आपको हजारों का चूना लग सकता है। तो 21 जुलाई को पूरे देश में बकरा ईद मनाई जाएगी। आपको बता दें कि बकरे की कुर्बानी के लिए लोग बाजारों में जाने से बचने के लिए कुछ वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन बकरे को खरीदने के लिए रुख कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप ज़रा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के जरिए आपको ठग सकते हैं। आप ठगी का शिकार हो सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आपको हजारों रुपए का चूना लगा सकते हैं। जहां एक तरफ सोशल वेबसाइट पर बहुत कम दाम में आपको बकरे की खरीद के लिए फोटो उपलब्ध कराई जाती है, आपको आकर्षित किया जाता है कम दाम दिखाकर, लेकिन इस दौरान कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन बकरा खरीद रहे हैं तो आप ज़रा सा सावधान हो जाइए, वरना आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको हजारों रुपए का चूना लग सकता है। 21 जुलाई को पूरे देश में बकरा ईद मनाई जाएगी।
अवेलेबल नहीं है। कोविड की वजह से जो है बहुत कम बकरा आ रहा है, जो आ रहा है वो भी बहुत महंगा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं ऑनलाइन ट्राई किया जाए। ऑनलाइन ट्राई किया तो काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है, बट डर ये है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो जाए हमारे साथ। इसी वजह से अभी कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद ईद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहा है कि इस बार कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए निजी परिसरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस साल 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक अदा करने की तैयारी की जा रही है। बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाने की शुरुआत हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो सके। गाजियाबाद में मसूरी डासना पुराने टोल टैक्स के करीब तेज रफ्तार बस डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद डिवाइडर से टकराकर प्राइवेट बस पलटी। बस में दर्जनों यात्री मौजूद थे। हालांकि हादसे के दौरान आस पड़ोस के लोगों ने उनकी मदद की। पलटी बस में से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र के पुराना डासना टोल टैक्स का है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि हसनगंज नवाई गांव के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें आधा दर्जन बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गोलीबारी में 3 बदमाश भी घायल हो गए। सभी बदमाश ट्रक लुटेरों के गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। बता दें कि स्वाट टीम और दही थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। बिजनौर के पत्रकारों ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों ने फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की और कैंडल मार्च निकालकर दानिश को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें दानिश के हत्यारों को कड़ी सजा और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर के लिए काम करने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान से लगे एक बॉर्डर क्रॉसिंग के पास अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हो गई थी। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिवंगत पत्रकार दानिश के परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता दी जाए। तो चारों तरफ दानिश सिद्दीकी की हत्या का शोक जताया जा रहा है। दानिश की हत्या की निंदा की जा रही है। हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनकी निर्मम हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में आज जिला बिजनौर के सभी पत्रकार भाइयों ने एक साथ एकजुट मिलकर उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उनको
न्याय दिलाने की मांग की है और अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए भी यहाँ पर जो है सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन है कि वो उनका साथ। तालिबानियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई है एक पत्रकार की, जो बहुत वरिष्ठ, जिनका नाम देश विदेश में था, उसकी निंदनीय हत्या जो हुई है उसकी सभी ने पुरजोर भर्त्सना की है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन SHO नूरपुर को सौंपा है। नूरपुर पत्रकार संघ के सभी जुड़े क्षेत्र के संभ्रांत पत्रकारों ने मांग की है कि स्वर्गीय दानिश भाई के परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार में शिक्षित बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, देश में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पारिवारिक पेंशन प्रदान कराई जाए, पत्रकारों से संबंधित शिकायतों को, विवादों को समाधान के तहत हल करवाए जाने के आदेश किए जाएं। तुरंत भारत सरकार, राष्ट्रपति इस पर एक्शन ले। उन्नाव जिले को नए थाने की सौगात मिली है। यह उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली दही चौकी अब दही थाने में तब्दील हो गई, जिसका SP उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दही थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे समेत 19 गांव को कवर करेगा। वहीं SP आनंद ने कहा कि नया थाना बनने से इस क्षेत्र में क्राइम भी अब कंट्रोल होगा। आज थाना दही को एक नए थाने के रूप में गठित किया गया है। पूर्व में ये थाना कोतवाली की एक चौकी के रूप में काम करता था। आज से इसको हमने ऑपरेशनल किया है। इसमें कुल 29 गांव होंगे और उन गांवों के मजरे भी होंगे और पूरा इस जिसको क्षेत्र है वो अचलगंज थाने के कुछ गांव इससे जुड़े हैं, अजगैन थाने के भी कुछ गांव जुड़े हैं और कोतवाली का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस थाने में जुड़ा हुआ है। ये हाईवे को फेसिंग थाना होने की वजह से हाईवे के जो एक्सीडेंट्स है या हाईवे से रिलेटेड जो क्राइम है उसको भी बेटर वे में कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक बहुत ऑपरेशनल पुलिस की एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाएगी और जो क्षेत्रीय लोगों की भी समस्या सुलझाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा भी जब्त किया है। आपको बता दें कि आरोपी अवैध असलाह को सोशल मीडिया पर दिखाकर पश्चिम यूपी का डॉन बनना चाहता था। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का ऋतिक मलिक जो कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो इस तरह से बोल रहा था कि पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता हूँ और उसके हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को चिन्हित किया और उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई अन्य लोग जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों से पत्रकारों में रोज देखने को मिल रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है और खबर प्रकाशित करने पर उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी के बिजनौर में इन दिनों गुंडे माफिया पत्रकारों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पत्रकारों पर माफियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं और पत्रकार को ब्लैकमेल करने का भी मामला सामने आ रहा है। अगर पत्रकारों के साथ यूं ही गुंडागर्दी चलती रही तो गुंडा ही राज चलता जाएगा। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के पत्रकार अतीक अहमद, जो एक हिंदी खबर अखबार में कार्य करते हैं, लगभग एक हफ्ते पहले भूमाफियों द्वारा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
इरफान है एक, ये खनन माफिया है और एक गिरोह चलाता है, गुंडा भी है ये। तो ये मिला मुझे। अब प्रशासन ने खनन बंद करा रखा है, तो इसने मुझसे ये कहा कि ये जो खनन बंद करा दिया तुमने, ये खनन चालू कराओ। मैंने इससे ये कहा कि मैं कैसे बंद करा सकता हूँ भाई, खनन तो प्रशासन बंद कराएगा, मेरा इसमें क्या रोल है। बोले नहीं, तेरी जो पत्रकारिता है ना उसे मैं सब देख लूँगा, और तू किसी दिन अगर मुझे कहीं रास्ते मिल गया तो तेरे ऊपर डंपर चढ़ा दूँगा मैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस हाथापाई पे उतर आया, गाली गलौज पे उतर आया। तो अभी आपने तहरीर दी? जी मैंने तहरीर दे दी। क्या कहा थानाध्यक्ष ने? सेवारा थाने में बस जान से मारने की धमकी दी है। थानाध्यक्ष ने क्या कहा? थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मारपीट इसलिए हुई क्योंकि मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था 5/4/2021 को बोर्ड कार्यालय में कि इसकी मुझे जानकारी दी जा रहा है कि वक्त संपत्ति है या नहीं है, मुझे इसकी कार्रवाई करनी है। उन्होंने मुआयना तो कराया नहीं रजिस्टर का, और ऊपर से इनके भू माफियाओं के उसमें दिया कि ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोतवाली चांदपुर के ठीक बराबर में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया है। मेरे इस संबंध में लेखपाल चांदपुर से बातचीत हुई, जो एक मेरे साथी का तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र भी लगा हुआ है कि हमारी इस जगह की पैमाइश कर दी जाए और नक्शा बना दिया जाए। तो मैं उसको नपवाने के लिए लेखपाल के साथ गया था। लेखपाल चांदपुर मेरे साथ ना जा कर के उस प्लाट पर चला गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।